नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत, शव निकलते ही परिवार में मचा कोहराम। सावन की पहली सोमवारी पर गरीबनाथ मंदिर के बाहर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, मंदिर में प्रवेश पर रही रोक। और कांटी में हुई प्रेम प्रसंग में हत्या के बाद गांव की स्थिति सामान्य, चिता स्थल पर पहुंची एफएसएल की टीम, जुटाई साक्ष्य। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। औराई प्रखंड अंतर्गत पर्री गांव में बीते दिनों खेलने के क्रम में मनुष्मड़ा नदी में दिलखुश कुमार नामक एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। देर रात स्थानीय लोगों के द्वारा काफी खोजबीन की गई, लेकिन शव नहीं मिल पाया। वहीं अहले सुबह 10 वर्षीय मृतक का शव बरामद की गई। शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर औराई थाने की पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रविवार की दोपहर में बच्चा पुल के पास अकेले खेल रहा था। देर शाम तक बच्चा घर नहीं लौटा तो परिजन ने खोजबीन शुरू की। वहीं मृतक के कपड़े को पुल पर रखा हुआ देखने के बाद ग्रामीण द्वारा मनुष्मड़ा नदी में खोजबीन शुरू की गई। तब जाकर नदी में बच्चे का शव बरामद किया गया। हुआ जो है से 3 बजे के बाद में हजूर कोई न, सब मार्केट गए। उसी वक्त हुआ, कोई न देखा। कब मिला लाश? कब मिला? मिला है 4 बजे भोर में हजूर। जब आए हम मार्केट से तो इसी हल्ला हो रहा था, बच्चा के खोजबीन हो रहा था। तो लोग कहा से ऐसे बात है, बच्चा डूब गया। हम लोग खोजबीन किए, नहीं मिला लाश। कितने बजे का मामला है? ये 3 से साढ़े 3 बजे करीब में। लाश कब मिला है? लाश सुबह 4 बजे मिला है। पिछले दिनों कांटी में हुई प्रेमिका के घर प्रेमी की हत्या और प्रेमिका के दरवाजे पर प्रेमी की चिता जलाने के 3 दिन बाद सोमवार को एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची। टीम के सदस्यों ने घर के अंदर संभावित साक्ष्य की चीजों को जांच के लिए जमा किया। साथ ही बताया कि जांचोपरांत ही किसी चीज पर बयान दिया जा सकता है। कांटी में हुई इस घटना के बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। वहीं पुलिस गांवों में अभी भी कैंप कर रही है। साक्ष्य जिस हिसाब से हम लोगों ने कलेक्ट किया है, बाकी सब कुछ तो लेबोरेटरी में जब तक कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन नहीं करते हैं तब तक हम लोग कुछ बता नहीं पाएंगे। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में लगातार शराब की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। शराब माफिया तरह तरह के हथकंडे अपनाकर बिहार में शराब मंगवा रहे हैं, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दे रही है। रविवार की रात मोतीपुर NH 28 स्थित पंजाबी ढाबा के परिसर में खड़ी एक टूरिस्ट बस को उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त किया है। बस की तलाशी लेने पर बस के तहखाने में रखे भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही शराब माफिया मौके से फरार हो गया। बस पर दिए गए मोबाइल नंबर के आधार पर उत्पाद की टीम ने शराब माफियाओं का पता लगाने में जुट गई है। जब्त शराब की कीमत करीबन 5 लाख रुपए आंकी गई है। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफियाओं का तरह तरह हथकंडा अपनाकर शराब मंगवाने का सिलसिला लगातार बिहार में जारी है। ताज़ा मामला देखिए, आप तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे। बस के तहखाने में शराब छुपाकर लाई गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने एक बार फिर से शराब माफियाओं के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। तस्वीरें आपके सामने है। भारी मात्रा में विदेशी शराब को उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त किया है। यहाँ पे खुद हमें जानकारी देने के लिए उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार मौजूद है। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में लगातार शराब माफिया नए नए हथकंडे अपनाकर शराब मंगवा रहे हैं, क्या है इसमें अपडेट? शराब माफिया, ये तो बात लग रही है कि शराब माफिया नए नए तरीके इख्तियार कर रहे हैं शराब की खेप पहुंचाने के लिए बिहार में। तो इसी क्रम में इसी चुनौती का सामना करते हुए
गश्ती एवं छापेमारी एवं गुप्त सूचकों से सूचना संग्रहण, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और जिस स्थान या क्षेत्र से भी सूचना प्राप्त होती है कि अवैध शराब को मंगाया जा रहा है, उस क्षेत्र में कार्रवाई की जाती है। आज क्या हुआ? ये कल रात्रि की सूचना है। सूचना प्राप्त हुई कि हरियाणा निर्मित शराब एक बस के माध्यम से, जो कि बस हरियाणा से ही चली है और मुजफ्फरपुर में शराब की खेप को अनलोड किया जाना है, तो उसी सूचना के मिलते ही त्वरित कार्रवाई की गई और जो मोतिहारी गोपालगंज से जो सड़क आती है NH 28, उसके आसपास गश्ती बढ़ाई गई और जो गुप्त सूचक ने बताया कि या तो सुधा डेयरी चौक है या फिर मोतीपुर थाना क्षेत्र के जो ढाबा हैं उसके किनारे बस को खड़ा करके शराब को अनलोड किया जाएगा। तो इसी सूचना के तहत जहां जहां भी बसों की पार्किंग थी वहां छानबीन की गई और इसी छानबीन के क्रम में रेशम ढाबा है जो कि मोतीपुर थाना क्षेत्र में है, वहां पर एक बस खड़ी मिली और उसकी तलाशी करने पर शराब के बरामद की। कितनी शराब है? शराब की मात्रा 68 कार्टून है और जो कि लीटर में लगभग 600 साढ़े 600 लीटर के आसपास आती है। कारोबारी का पता चल पाया है कौन लोग शराब और कहाँ उतरनी थी? कारोबारी जब भी शराब की खेप लेकर के आते हैं तो वो अत्यधिक सतर्क रहते हैं, तो इसी क्रम में वो बस के पास नहीं थे या छापामारी दल को देखकर छिप गए इधर उधर, पर बस पे कुछ मोबाइल नंबर अंकित हैं और ट्रेवल्स का नाम लिखा हुआ है। उसी ट्रैवल एजेंसी की पहचान करके और ढाबा मालिक के सहयोग से उनसे भी पूछताछ की जाएगी और सही मुजरिमों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। ढाबा मालिक से क्या कुछ बात हो पाई है? क्या पार्किंग के लिए उनको क्या बोला गया था? क्या पैसा भी दिया गया था? ढाबा मालिक ने बताया कि 3 लोग दोपहर को करीब 3 बजे उनके पास आए और बस को खड़ा करने के लिए बोले और 100 रुपये के चार्ज पे ढाबा का जो मालिक है वो तैयार हो गया। उसको इस बात की आशंका नहीं थी कि इसमें कुछ अवैध हो सकता है या इसमें कुछ और छानबीन की जाने की आवश्यकता है, तो इतना इनपुट मिला है ढाबा मालिक से। शराब की कीमत 4 से 5 लाख रुपए है। उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि शराब माफियाओं के किसी तरह से हथकंडा को उत्पाद विभाग उसके मंसूबे को पानी फेर देगी। इसी कड़ी में आज भारी मात्रा में उत्पाद विभाग की टीम ने मोतीपुर इलाका से शराब को जब्त किया। जब्त शराब की कीमत करीबन 5 लाख रुपए बताई जा रही है और फिलहाल जो कारोबारी वो मौके से भागने में सफल हो गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। कोरोना संक्रमण को लेकर भले ही सरकार ने श्रावणी मेला पर रोक लगा दी है, राज्य के सभी मंदिर के खुलने पर 6 अगस्त तक रोक प्रभावी है, जिसकी वजह से राज्य से सभी प्रसिद्ध शिवालयों में भक्तों का प्रवेश पूरी तरह बंद है। लेकिन इन तमाम बंदिशों के बाद सावन की पहली सोमवारी को सरकार की तमाम बंदिशों के बाद भी शिवालयों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। उत्तर बिहार में सबसे प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में भी आज सावन की पहली सोमवारी पर शिव भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। जहां शिव भक्त कोरोना प्रोटोकॉल की तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए मंदिर के मुख्य गेट पर ही जल चढ़ा रहे हैं, वहीं मंदिर के बाहर उमड़ी भीड़ की वजह से आज पहले ही दिन प्रशासनिक व्यवस्था और उसकी तैयारी की धज्जियां उड़ा गई। वहीं कहा जा सकता है कि कोरोना पर भक्ति भारी पड़ी है, जहां शिव भक्त लगातार मंदिर परिसर के बाहर ही जमे हुए हैं। हालांकि इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मंदिर तो बंद था, बाहरी से चढ़ाए हैं, बाहरी से पूजा किए हैं। घर में नहीं चढ़ाए, यहाँ आके चढ़ाना पड़ा है, कोरोना का डर नहीं है तो क्या करें, भोलेनाथ का पूजा करना ही पड़ेगा। चढ़ा लिए? हाँ चढ़ा लिए। मंदिर तो बंद था? हाँ बंद था, तो बाहर चढ़ाए हैं। कोरोना से कोई डर नहीं लग रहा है? मास्क पहने हुए हैं तो डर क्या चीज़ का? भीड़ में है। हाँ बाहर से दर्शन कर लिए। भीड़ को देखते हुए तो हम लोग पहले से पिछले साल की तरह इस बार पूरा ब्रैकेटिंग करा दिए हैं, लेकिन ब्रैकेटिंग कराने के बाद भी पब्लिक नहीं मान रही है और ब्रैकेटिंग तोड़ के अंदर जाने का प्रयास कर रहा है लोग। लेकिन हम लोग बाबा का सारा जो भी मेन द्वार है सब बंद किए हुए हैं। सुबह तो ऐसा हो गया था कि संभालना मुश्किल हो गया, लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन द्वारा सपोर्ट मिला। लेकिन सरकार से मेरा एक अनुरोध है और यहाँ के डीएम साहब से कि कम जो लोग वैक्सीन ले लिए हैं उनको दर्शन करने की अनुमति दी जाए, ताकि हम लोग का भी दाल रोटी चले और ब्राह्मण को भी देखने वाला कोई नहीं है, तो उसके लिए भी बाबा की कृपा से कुछ हम लोग का भी चलते रहना। चारों सोमवारी का जो हर साल बाबा की पूजा होती थी उसी ढंग से पूजा होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बाबा की उसी तरह से आरती होगी, पूजा होगी। भक्त को कष्ट हो रहा है क्योंकि मंदिर बंद है, सबकी श्रद्धा है। मायूसी भी देखा जा रहा है,
निश्चित मायूस तो होना ही। सावन के महीने में पिछले साल भी बंद रहा, तो पिछले साल एक हम लोग को एक फ़ायदा ये था कि पूर्णतः लॉकडाउन था, तो इतनी भीड़ नहीं हुई थी। लेकिन अब सब खुला हुआ है, सिर्फ मंदिर बंद है, तो भीड़ होना स्वाभाविक है। मैं ये बताऊं आपको, जो श्रावण माह का हर एक दिन सोमवार के बराबर होता है। ये कोई कम और बेशी नहीं होता। ये पूरा माह ही महादेव को प्रिय है। ये उनके नाम से ही श्रावण माह है। उनको हरियाली प्रिय है, उनको जल प्रिय है, उनको बेलपत्र प्रिय है, उनको धतूर प्रिय है। एवं माता पार्वती के चूड़ी भी हड़ी है, वो भी उनको प्रिय है। इसलिए श्रावण माह उनको अति प्रिय है। उनके नाम से ही, जैसे कि कार्तिक माह विष्णु के नाम से, माघ माह भी विष्णु के नाम से, ये सब हर माह हर देवताओं को कुछ समर्पित है। भगवती के लिए नवरात्रा है, 4 नवरात्रा हैं भगवती के लिए। हर भगवान के लिए अपना अपना एक माह निश्चित किया गया, जिस माह में उनकी महिमा ज़्यादा हो। देखिए मंदिर के तो आप देख ही रहे, चारों तरफ से गेट बंद है, कोई बाहर भीतर भी नहीं है। प्रशासन है, लेकिन कम सीमित संसाधन में व्यवस्था ठीक ठाक लोग रखे हुए हैं। और जब भक्तों की भीड़ है तो लोग आगे ही आएंगे। सावन की पहली सोमवारी पर मोतीपुर प्रखंड के सभी शिव मंदिरों में शांतिपूर्ण ढंग से भक्तों ने जलाभिषेक किया। कथौलिया गांव स्थित जीर्णोद्धार श्री अमरनाथ महादेव मंदिर का उद्घाटन समारोह में पहुंची समाज सेवी पूनम देवी के द्वारा मंदिर प्रांगण में महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उन्हीं के द्वारा किया गया। साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन करने का भक्तों से अपील किया। यही अपील करना चाहती हूँ कि कोरोना के गाइडलाइन देखते हुए लोगों से दूरी बना करके और जल अभिषेक करें। मैं यही अपील चाहता हूँ कि सरकार के गाइडलाइन जो दिए गए हुए हैं उनके अनुसार जल का अभिषेक करें। सावन की पहली बारिश में शहर पानी पानी हो गया। सोमवार को हुई आधे घंटे की बारिश में शहर के कई इलाकों में जल जमाव लगा गया। मोती झील, कल्याणी चौक, स्टेशन रोड, हरिसभा चौक, पानी टंकी व चर्च रोड के समीप सभी जगहों पर पानी लगा हुआ है। इतना ही नहीं, शहर के कई मोहल्लों में जल जमाव जैसी स्थिति हो गई है। वहीं मोती झील में सड़कों पर पानी इतना ज्यादा हो गया कि अब वह पानी दुकानों में घुस गया और दुकानों के सामान को बर्बाद कर दिया। थोड़ी सी बारिश से शहर की ऐसी सूरत देखकर लोगों में काफी गुस्सा है। लोग इसके लिए नगर निगम को जिम्मेवार मान रहे हैं। पानी लगने के कारण व्यापार पर बड़ा असर पड़ रहा है। दुकानों में पानी घुस जाने से ग्राहक भी नहीं आ पा रहा है, जिस कारण व्यापारियों में काफी रोष है। गौरतलब है कि इन इलाकों में हर बारिश के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है, जिसको लेकर व्यापारियों से लेकर शहरवासियों में काफी आक्रोश है। शहरवासियों का कहना है कि कुछ दिन में यहाँ नाव भी चलेगी। बस नाव आने वाली है, नाव जो है अभी चल चुका है, नाव चलने वाली है। शहर की ये स्थिति हो गई, ये स्मार्ट सिटी कभी नहीं बन सकती, समझे कि नहीं। नरक का एकदम नरक हाल हो गया एकदम। दुकान में पानी आप देख रहे हैं क्या पोजीशन है पानी का। कौन कस्टमर आएगा। दुकान का हालत बहुत खराब है। सारे दुकानदार लोग, व्यापार का क्या हाल? व्यापार का बहुत हालत खराब है भैया। आप आते हैं, विगत 2 बार भी आपसे हमने कहा था, आपका स्नेह है कि आप हमको तवज्जो देते हैं। और हम क्या कहें आपको, बहुत नरकीय स्थिति। व्यापार तो समझिए बिल्कुल ठप है और इतना गंदा है, रोज पानी लगा हुआ है। कोई भी व्यक्ति कहाँ निकलेगा, कहाँ जाएगा। ये सब बहुत ध्यान देने की बात है। सरकार जब तक ध्यान नहीं देगी, इसमें बिहार सरकार का भी योगदान चाहिए। केंद्र तो स्मार्ट सिटी का बनेगा, लेकिन जो स्थिति है ये स्मार्ट सिटी बनने में हमको नहीं लगता है कि 200 साल लगेगा कि नहीं लगेगा। शहर में जल जमाव और जाम की समस्या के निराकरण के लिए कोई इंतजाम नहीं होने के कारण सोमवार को शहरवासी दिन भर परेशान रहे। थोड़ी देर की बारिश से शहर के प्रमुख मार्गों पर जल जमाव और यातायात जाम की समस्या पैदा हो जाती है। इससे लोगों को आवागमन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों के किनारे पर
बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों और जाम नालों के कारण यह समस्या गंभीर होती जा रही है। सदर अस्पताल चौराहे पर जलजमाव और जाम के झाम से राहगीर परेशान होते रहे। ऑटो खड़ी किए जाने और नालों पर दुकानदार द्वारा कब्जे किए जाने से समस्या बढ़ गई है। व्यस्तम बाजार में दिन भर हर घंटे लगने वाले जाम की समस्या से निजात के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सोमवार को नगर के मोती झील, कल्याणी चौराहा, भगवानपुर, ब्रह्मपुरा सहित कई चौराहों पर कई बार जाम लगा। इसके चलते शहर में वाहन रेंगते रहे। सबसे अधिक परेशानी बाइक चालकों को हुई। एम्बुलेंस भी कुछ देर जाम में फंसी रही। वहीं लोगों का कहना था कि अब तो यहाँ भी जगह जगह जाम लगने से परेशानी बढ़ती जा रही है और जिम्मेदार इस समस्या के प्रतिदिन उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। जाम की समस्या से राहगीरों को निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाने का कई बार अभियान चलाए गए, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। रोड के किनारे फुटपाथ पर ही लोग आड़े तिरछे वाहन खड़ी कर देते हैं। इससे वाहनों को आने जाने में परेशानी तो होती ही है, साथ ही यातायात जाम की भी समस्या पैदा होती है। वहीं शहरवासियों का कहना है कि पूरे शहर में कहीं पर भी वाहन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इस कारण लोग सड़कों के किनारे पर वाहन खड़ी करते हैं, इससे जाम लग जाता है। अतिक्रमण के कारण पैदल चलना भी कठिन हो गया है। साथ ही जलजमाव से दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। बारिश से शहर का स्थिति बिल्कुल खराब हो गया है। बार बार प्रशासन का दावा है कि सारा नाली की सफाई हो गई है, कहीं पानी नहीं लगेगा, लेकिन पता नहीं प्रशासन के लोग जब रोड पर चलते हैं तो उनको रोड नज़र आता है कि नहीं आता है। मुजफ्फरपुर की जनता का दुख उनको नज़र आता है कि नहीं आता है। पूरा महिलाएं बच्चे सभी गाड़ी में हैं, जो अभी निकलते हैं पानी में गिर रहे हैं। कहीं कोई सुविधा नहीं, नाला खन दिया तो उसको बंद नहीं कर रहे हैं। इस तरीक़ा से जल जमाव की स्थिति है। कागज़ पर नहीं, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि रोड पर काम होना चाहिए, जगह पर काम होना चाहिए, जिससे कि लोगों को पानी जो बरसात में जो है पानी जमा नहीं हो और लोगों को इससे निदान मिल सके। यहाँ तक कि पूरा कलेक्ट्रेट डूब रहा है। कलेक्ट्रेट के चारों तरफ पानी ही पानी है। इधर रजिस्ट्री में जाइए, DTO में जाइए, सारा पानी रोड पर है और फिर भी कह रहे हैं कि पानी नहीं लग रहा है। जाम की समस्या थी। जाम का जो समस्या है पूरे शहर, हम पहले भी बता चुके हैं, कई बार कह रहे हैं कि जो भी है ट्रैफिक का स्थिति बहुत ख़राब है। अनट्रेंड सिपाहियों को लगा गया है। अनट्रेंड सिपाहियों की वजह से समझिए कि पूरा शहर अस्त व्यस्त है। कोई मालूम ही नहीं कि कैसे करना है। ट्रेंड सिपाही की बहाली करें कम से कम, इसमें जो है तब जाके यहाँ जाम की समस्या से निदान होगा। जैसे बारिश छूटता है पूरा शहर अस्त व्यस्त। किसी को 1 घंटा में जाना है, 2 घंटा में जा रहा है। कितना का गाड़ी छूट रहा है, किसी का ये हो रहा है। टेम्पू वालों का तेल जल रहा है, डेली का डेली बर्बाद हो रहा है। टेम्पू चालक जुरन छपरा में भी जो स्थिति है, एम्बुलेंस देखिए घंटों एम्बुलेंस फंसा हुआ है जाम की वजह से। तो प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं कि निगम की लापरवाही साफ तौर पर झलक रही है। साथ ही हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वो कहाँ जीतने के बाद गायब है, ये कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। कोरोना काल में भी कहीं नहीं दिखे, जल जमाव में भी कहीं नहीं दिखे, और शहर में क्या चल रहा है इससे उनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ नाम के लिए वो विधायक हैं। आज आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा सड़क नहीं है जहां जाम नहीं लगता हो, कोई ऐसा सड़क नहीं है जहां जल जमाव नहीं होता हो। आखिर ये जिम्मेवारी कौन लेगा? निगम की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो नाले को साफ़ करे, वो जहां नाला इनकोचमेंट है उसको, वो नाला को इनकोचमेंट ख़त्म करे। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था और प्रशासन, जिला प्रशासन को इसमें दे। आज यहाँ जिला का मुख्यालय है, आज यहाँ कमिश्नरी बैठते हैं, आज यहाँ DM बैठते हैं, और स्थिति क्या है? कोई ऐसा सड़क नहीं है जिसमें आप आज सोमवार हो, मंगलवार हो या रविवार हो। जबकि आप देख सकते हैं कि एक तरफ से कोरोना गाइडलाइन का भी लोग को पालन करना, वो भी नहीं हो पा रहा है। जाम के कारण एक साथ लोग सट के आ रहे हैं। ये इससे क्या मतलब होगा? ये बीमारी कम होगी कि बढ़ेगी? जिला प्रशासन और निगम प्रशासन को इस पर अविलंब संज्ञान लेना चाहिए। 1 वे ट्रैफिक का सख्ती से पालन करवाना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक के चौथे दिन भारत ने अच्छी शुरुआत की। तलवारबाजी और तीरंदाजी में जीत मिली है। तलवारबाजी में भारत की भवानी देवी ने ट्यूनीशिया की नाजियाबेन अजीजी को हराया। हालांकि वह अगला मुकाबला हार गई और उनके अभियान का अंत हो गया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष टीम ने कजाकिस्तान को 6-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में एंट्री की, जहां उसका मुकाबला दक्षिण कोरिया से हुआ। कोरियाई टीम ने ये मुकाबला 6-0 से जीत लिया और भारत की पुरुष टीम के सफर का अंत हो गया। वहीं ओलंपिक के पहले दिन ही भारत को वेट लिफ्टिंग में रजत पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू की सफलता को लेकर जिले के प्रतिष्ठित महिला महाविद्यालय RBBM कॉलेज में महिला खिलाड़ियों और शिक्षिकाओं ने प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी के साथ
मीराबाई चानू के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चीयर फॉर टोक्यो ओलंपिक को लेकर विक्ट्री पंच दिखाते हुए उन सभी खिलाड़ियों के लिए हौसला अफजाई की जो कि ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आरबीवीएम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि इस बार के ओलंपिक टीम में भारत की ओर से जीत की संभावनाएं इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि महिला खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को आप लोग को कोख में ही मार देते हैं वह आपके देश के लिए सोना ला रही है, इसलिए बालिका भ्रूण हत्या रोके। बालिका शर्म नहीं, देश के लिए गर्व है। आज हम लोगों ने चीयर फॉर टोक्यो ओलंपिक ये एक कार्यक्रम किया है। हमारे कॉलेज की बच्चियां, हमारे कॉलेज की सभी शिक्षिकाएं इस बात से बहुत खुश है कि ओलंपिक में पदक का पहला खाता एक भारतीय महिला ने खोला है। इसलिए हम लोग चानू को बहुत बधाई देते हैं। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि इस देश की 135 करोड़ की जनसंख्या में महिलाओं ने देश का नाम ऊंचा किया है। मैं एक महिला कॉलेज की प्राचार्य हूं और इन बातों से हमारी बच्चियों को भी प्रेरणा मिलती है, मुझे भी प्रेरणा मिलती है। आप बच्चियों को जला देते हो, कोख में मार देते हो, जुल्म करते हो, ऑनर किलिंग करते हो और वो बच्चियां आज ऑनर दिला रही हैं देश को। वो बच्चियां आज सोना ला रही हैं देश के लिए, वो बच्चियां आज चांदी ला रही हैं देश के लिए। मैं यही कहूंगी कि ये बेटियां ही असल धन है और इनकी कद्र करे समाज। और मैं चाहती हूं कि पीवी सिंधु, मेरी शुभकामनाएं हैं, हम तमाम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि पीवी सिंधु, मोनिका बत्रा, मेरी कॉम, ये सभी ओलंपिक से पदक लेकर के लौटे और हम महिला शक्ति का नाम पूरे विश्व में रोशन करें। बिहार सरकार के स्तर पर चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली के तहत बारिश के पानी के संचय को लेकर शुरू किए गए रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभियान जिले में महज लूट की योजना बनकर रह गई है। इस योजना के तहत कराए गए कार्य में भुगतान के बाद भी अभियान अधूरा दिख रहा है। विभागीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार सोख्ता निर्माण कार्य में जहां शिक्षा विभाग की भागीदारी महज 6.63% है, वहीं स्वास्थ्य विभाग में 100%, नगर निगम एवं नगर पंचायत क्षेत्र में 98% कार्य संपन्न बताया गया है। जबकि सच्चाई यह है कि आधे अधूरे कार्य के आधार पर ही पूर्ण भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। अगर भुगतान के आधार पर हम इन कार्य को पूर्ण मान ले तो नवनिर्मित सोख्ता सूखे पड़े हैं, जबकि बारिश का पानी यत्र तत्र सर्वत्र बह रहा है और जल संचय की सोच बेमानी साबित हो रही है। सरकार स्तर पर बताया जाता है कि शिक्षा विभाग को जल जीवन हरियाली योजना के तहत 2835 सोख्ता बनाने का आदेश मिला था। इस योजना के तहत बारिश के पानी के संचय की सोच के साथ वैसे भवन जिनका छत 3000 स्क्वायर फीट या उससे अधिक के दायरे में था, उसमें सोख्ता बनाने थे। सोख्ता निर्माण के पीछे मकसद था कि उसके सहारे बारिश का पानी पुनः धरती में संग्रहित हो और ग्राउंड वाटर लेवल गिरने की समस्या का निवारण हो सके। जानकारी के अनुसार योजना के तहत जिले में 188 विद्यालयों, भवन प्रमंडल विभाग में 542, स्वास्थ्य विभाग में सदर अस्पताल समेत 12 पीएससी भवन, नगर निगम क्षेत्र में 3, नगर पंचायत मोतीपुर में 3, काटी नगर पंचायत क्षेत्र में 1, जबकि ग्रामीण विकास विभाग में 53 सोख्ता का निर्माण कराया गया था। हैरत की बात यह है कि अन्य जगहों की कौन कहे, जिला प्रशासन के नाक के नीचे निर्मित सोख्ता में भी जल संचय नहीं हो रहा है। एसएसपी ऑफिस, ग्रामीण कार्य विभाग के भवनों पर निर्मित सोख्ता का भी हाल कमोवेश वैसा ही है। ऐसे में यह कहने में संकोच नहीं है कि जिले में जल जीवन हरियाली अभियान की सतही स्तर पर अमली जामा पहनाने में कोताही बढ़ती जा रही है। यह इस योजना को महज लूट का माध्यम बनाया गया है। पानी व्यवसायियों के ऊपर नगर निगम के द्वारा टैक्स निर्धारित किया गया है, जिसका पानी व्यवसायियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार को जदयू ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के द्वारा पुरानी बाजार स्थित एक निजी विवाह भवन में बैठक आयोजित किया गया, जिसमें जदयू ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अश्विनी खत्री, राजीव केजरीवाल, जदयू प्रदेश सचिव राशि खत्री, जिला अध्यक्ष एडवोकेट अनुभव मुकेश महथा सहित दर्जनों ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के सदस्य और लगभग 200 पानी व्यवसायियों ने बैठक में हिस्सा लिया।
बैठक में नगर निगम के द्वारा टैक्स बढ़ाने के नोटिस पर कैसे रोक लगाया जाए, इस पर चर्चा किया गया। उन सबों को नगर निगम के तरफ से एक नोटिस दिया गया है, जिस कार्रवाई को रोकने के लिए हम सभी व्यवसायियों के साथ आज एक जिला ट्रेडर्स का मीटिंग है और उसमें हमारे जदयू जिला ट्रेडर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अश्विनी खत्री जी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव केजरीवाल जी और पूर्व महानगर अध्यक्ष अमरीश कुमार सिन्हा जी, ट्रेडर्स के उपाध्यक्ष हिमांशु पाठक जी और भी हमारे तमाम वरिष्ठ साथीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं कि पानी व्यवसायियों का जो समस्या है उसको हम लोग आज से कल तक में नगर आयुक्त जी से मिलके कोरोना काल में जो नोटिस इनको दिया गया है इस पे त्वरित कार्रवाई को रोका जाए और व्यवसायियों को कुछ राहत दिया जाए कि पूरे बिहार में कहीं भी इस तरीके का टैक्स नहीं है जो इन पे लगाया जा रहा है। कि ठीक है, टैक्स जो पूर्व से ये लोग 2500 रुपया टैक्स दे रहे थे, हम लोगों का भी यही मांग है कि इनका तत्काल यही टैक्स दिया जाए और कार्रवाई से इन लोग को मुक्त किया जाए कि ये लोग कोई बहुत बड़े व्यवसाय से संपर्क नहीं रखते हैं, मिडिल क्लास फैमिली हैं और अपना परिवार चलाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अनुमोदन है कि भाई पानी व्यवसाय को सब्सिडी दिया जाए और ये सभी हमारे जदयू परिवार के लोग हैं और सभी कार्यकर्ता हैं। काटी प्रखंड अंतर्गत सदातपुर पंचायत के वार्ड संख्या 4 स्थित महादलित बस्ती में पहुंच पथ निर्माण, प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 5-5 डिसमिल जमीन मुहैया कराने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को संत रविदास महासंघ के द्वारा समरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय मालाकार ने कहा कि आज जिलाधिकारी नहीं सुनेंगे तो पुनः आत्मदाह का आह्वान किया जाएगा। 8 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन पे आज बैठे हैं। पहला मांग है हम लोगों का काटी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज सदातपुर के वार्ड नंबर 4 में आज़ादी के 74 वर्ष बीत जाने के बाद आज तक और अभी तक वहाँ पर लगभग 350 परिवार निवास करती है, जिसमें 1000 से 1200 आबादी है। वहाँ अभी तक संपर्क पहुँच पथ का निर्माण नहीं हुआ और जो वहाँ पर ज़मींदार लोग हैं वो 4 दीवारी खड़ा करने जा रहे हैं और हम लोग कई बार लिखकर जिलाधिकारी महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को लिख कर दिए, अंचलाधिकारी महोदय को लिख कर दिए, कोई सुने नहीं। तो आज हम लोग धरना पे बैठे हैं। उसके बाद अगर नहीं सुन रहे हैं हमारी बातों को तो हम लोग पुनः आमरण अनशन का आह्वान करते हैं। 3 दिवसीय हम लोगों का आमरण अनशन होगा। तो आमरण अनशन में भी नहीं सुनेंगे तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। कारगिल विजय दिवस की 22वीं बरसी पर नागरिक मोर्चा के द्वारा खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव एवं समाज सेवी मोहन प्रसाद सिन्हा, रमेश प्रसाद सहित उपस्थित लोगों ने शहीद सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद सैनिकों के परिवार के साथ सहानुभूति व्यक्त करते हुए मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि सारा राष्ट्र उनके साथ है। भारत की ऐतिहासिक विजय दिवस पर नागरिक मोर्चा शहीद स्मारक पर अमर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। पर हम उन सभी अमर जवानों को, शहीद सैनिकों को सशक्त नमन करते हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी प्राण की आहुति दी। मुजफ्फरपुर के भी भारत माता के लाल, यही बगल के सुस्ता गांव के निवासी शहीद प्रमोद ने भी अपनी प्राण की आहुति दी। शहीद प्रमोद को भी नागरिक मोर्चा सशक्त नमन करती है और भारत सरकार से मांग करती है कि शहीद सैनिकों को वह सम्मान, वह अनुदान दिया जाए। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। आज हम सब इस शहीद स्मारक पर यह संकल्प लें कि दुनिया की कोई भी ताकत, चाइना हो या पाकिस्तान, भारत के सीमाओं पर अगर हलचल मचाने का प्रयास करेगा, भारत पर हमला करने का प्रयास करेगा तो उसे भारत की जनता, भारत की सेना मिटिया मेट कर देगी। अगर नगारा बजी चुका है सीमा पर शैतान का,
तो नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। जय भारत, जय अमर जवान। सोमवार को एक प्रयास मंच के द्वारा कारगिल विजय दिवस पर शहीद सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद हुए सैनिकों की याद में एक दिया जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर शत शत नमन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण दिवस है। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस युद्ध के दौरान 527 सैनिकों ने अपने जीवन की बलिदान दिया। इसमें अपने शहर मुजफ्फरपुर के 2 महान वीर माधोपुर सुस्ता के प्रमोद और मड़वन फंदा के सुनील ने अपनी कुर्बानी दी थी। इनकी कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। इनकी शहादत पर आज भी जिला वासियों को गर्व है। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज एक प्रयास मंच के द्वारा कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध पर विजय हासिल प्राप्त की थी और आज का दिन पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण दिवस है। और इस युद्ध के दौरान अपने देश के 527 सैनिक की शहीद हो गए थे, जिसमें अपने शहर मुजफ्फरपुर के 2 महान वीर सपूत माधोपुर सुस्ता के प्रमोद और मरवन फंदा के सुनील कुमार ने भी अपनी जान गंवा दी थी और इसकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता है। आज अपने शहर मुजफ्फरपुर वासियों के लिए भी आज गर्व का दिन है कि अपने शहर के दो जवान शहीद हो गए थे। आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी लोगों ने शहीद हुए सैनिकों के नाम पर एक दिया शहीद के नाम जलाकर सभी लोगों ने सशत नमन किए। अगर मुजफ्फरपुर में बिजली कटौती की बात आती है तो सबसे पहले मैठी फीडर और कटरा फीडर की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि मैठी फीडर और कटरा फीडर आए दिन मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती करते रहती है। साथ ही बिजली की आंख मिचौली और लो वोल्टेज से वहां के लोग काफी परेशान हो चुके हैं। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल रहता है। इसी को लेकर सोमवार को गायघाट सामाजिक मंच के बैनर तले क्षेत्र के लोगों ने मैठी फीडर के परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। धरना पर बैठे लोगों का ये आरोप है कि मैठी फीडर में सही से बिजली सप्लाई नहीं हो पाती है, लो वोल्टेज रहता है, साथ ही बिजली की आंख मिचौली से परेशान रहते हैं। भीषण गर्मी में लोगों का हाल बेहाल है। लोगों की मांग है कि अविलंब इसको देखा जाए ताकि बिजली की समस्या न रहे, साथ ही लो वोल्टेज की समस्या से जल्द निजात मिले। समस्या तो बहुत बड़ा पहले से बना हुआ है, तब तो धरना पर लोग बैठे हैं। बिजली का समस्या है जिसके कारण हम लोग आए हैं। वोल्टेज का बहुत बड़ा परेशानी यहाँ पर है। चक्रवृद्धि ब्याज बहुत सारे लोगों का मीटर रीडिंग का भी प्रॉब्लम है और वोल्टेज का इतना प्रॉब्लम है। कभी कल तो ऐसा देखे एक गांव में एक साइड लाइट है, एक साइड में नहीं है, यानी बिजली कटिंग बहुत होता है। 24 घंटा में मेरे समझ से 2 से 3 घंटा ही लाइट रहता है, बाकी लाइट रहता ही नहीं। बहुत बड़ा समस्या है, जिसके लेके हम लोग धरना प्रदर्शन और लगातार करेंगे। इस पर अगर जैसा हम नहीं सुनेंगे तो यह धरना चालू रहेगा और हम लोग इनको सुना के रहेंगे। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन से बोले कि हम समझते हैं, इस चीज़ पर देखते हैं, जो उनका कहना था वो किए कि हम इस पर देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा से अच्छा क्या उम्मीद होगा? अभी देखिए, मुझे तो नहीं लगता उनके बात व्यवहार से कि ऐसा होने वाला है कि अच्छा हो जाएगा। देखते हैं काम का क्या पोजीशन होता है, फिर हम लोग आगे इस पर काम करेंगे। वार्ड नंबर 44 के पार्षद शेरू अहमद और पार्षद प्रतिनिधि चांद परवेज के द्वारा चंदवाड़ा मदरसा चौक पर टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस कैंप में लगभग 200 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। पार्षद प्रतिनिधि चांद परवेज ने बताया कि जिन लोगों ने अब तक टीका नहीं लिया है वह टीका जरूर लगवाएं। हमारे वार्ड 44 में RY पॉलीक्लिनिक में वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है और अभी तक 125 लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और लगभग 300 डोज हमारे यहाँ अवेलेबल है और बड़ी शांतिपूर्वक और डॉक्टर साहब की देखरेख में यहाँ वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है और यहाँ कोई भी परेशानी नहीं है। हर वार्ड में आज मेगा शो लगा हुआ है। हम सभी वार्ड वासियों को एवं शहर वासियों को बोलना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन जितना जल्द हो सके आप लोग दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सुरक्षित है और कोई भी परेशानी नहीं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डेन न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।